और अनुवाद, इस विषय संबंधी श्रृंखला में हम आपका अभिवादन करते हैं। इस श्रृंखला के अंतर्गत हम अनुवाद की भूमिका, उसकी महत्ता, उसकी प्रासंगिकता, इस पर तो बात कर ही रहे हैं, अनुवादकों के प्रदेय पर और अनुवाद के प्रयोजन पर भी चर्चा कर रहे हैं। किसी भी एक भाषा से दूसरी भाषा में, यानी स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में जब अनुवाद किया जाता है तो उसका एक सुनिश्चित उद्देश्य भी अनुवादक के मनोमस्तिष्क में होता है। वह केवल स्वांतः सुखाय अनुवाद नहीं करता। स्वांतः सुखाय अनुवाद की भी एक सुदीर्घ परंपरा है, किंतु लोकहित के, सर्वहित के, राष्ट्र और विश्व हित के लिए भी अनुवाद होते हैं। संवेदना के धरातल पर परस्पर जोड़ने के लिए, विनिमय और आदान प्रदान के लिए, एक दूसरे की सांस्कृतिक धरोहर से अवगत होने या परिचित होने के लिए, और साहित्येतर अनुशासनों में परस्पर ज्ञान संवर्धन और विनिमय के लिए भी अनुवाद होते हैं। हम जानते हैं कि हर भाषा एक संस्कृति का वहन करती है और भाषाओं के साहित्य के पास एक सुदीर्घ परंपरा रचनाकारों की, सर्जकों की, चिंतकों, विचारकों की, दार्शनिकों की मिलती है। अपने लंबे जीवन अनुभव के आधार पर अनुवादक भी और रचनाकार भी, वह जब किसी भी इस प्रकार के रचना का, अनुशासन का या सामग्री का अनुवाद करता है तो उससे उस वर्ग या भाषा के लोग जो स्रोत भाषा की ज्ञाता नहीं है, अध्येता नहीं है, उनको बड़ा लाभ भी होता है, उनका उपकार भी होता है। और अद्यतन अधुनातन ज्ञानार्जन की दृष्टि से अनुवाद इसमें रचनात्मक भूमिका भी निभाता है। भारत एक बहुभाषा भाषी देश है। अनेक भाषाओं के साथ उनकी संस्कृतियां भी संबद्ध हैं और पूरे भारत की समस्त भाषाओं को अगर देखें तो उन सब के भीतर एक सांस्कृतिक विरासत है जो भारतीयता की परिचायक है। दक्षिण भारत की भाषाएं हों, नॉर्थ ईस्ट की भाषाएं हों, या उत्तर भारत की भाषाएं हों, या भारत के अन्य राज्यों की भाषाएं हों, उन सब में विश्व स्तरीय रचनाकार, साहित्यकार, कवि, गद्यकार उपलब्ध हैं। उन्होंने जिस प्रकार की रचनाओं का सृजन किया उसमें संवेदना के धरातल पर राष्ट्रीय एकता उद्घाटित होती है, प्रतिबिंबित होती है। इसीलिए आज के युग में, आज के समय में अनुवाद एक स्वतंत्र किंतु महत्वपूर्ण अनुशासन और विधा बन गया। और भारतीय भाषाओं में विशेष रूप से अनुवाद की परंपरा, परस्पर विनिमय, आदान प्रदान की परंपरा रही है, क्योंकि इस प्रकार के अनुवाद से केवल विषय वस्तु का ही नहीं, भाषा, शिल्प आदि का भी ज्ञान बढ़ता है और मौलिक सृजन की प्रेरणा भी अनुदित रचनाएं बनती हैं। इस आधार पर हम देख सकते हैं कि दक्षिण भारत की भाषाओं से हिंदी में और हिंदी से वहाँ की भाषाओं में, तमिल से हिंदी, हिंदी से तमिल, तेलुगु से हिंदी, हिंदी से तेलुगु, कन्नड़ से हिंदी, हिंदी से कन्नड़, मलयालम से हिंदी, हिंदी से मलयालम, इसी प्रकार
राजस्थान की भाषा हो, पंजाब की भाषा हो, मराठी हो, गुजराती हो या दूसरे राज्यों की भाषाएं हों, उन सब के साहित्य का अनुवाद रचनाकारों को प्रेरित करता है, प्रभावित करता है और मौलिक सृजन के लिए, क्योंकि अनुवाद ही अनुसृजन और पुनर्सृजन की एक आधारशिला रखता है। इस परंपरा में हम देख सकते हैं कि सिंधी भी भारत की एक महत्वपूर्ण भाषा रही है। सिंध प्रदेश तो सिंधी भाषा से जाना ही जाता है, लेकिन भारत में भी बहुत बड़े स्तर पर बड़ी संख्या में सिंधी समुदाय के लोग, सिंधी भाषा के प्रयोक्ता मिलते हैं। उनकी अपनी संस्कृति, उनके अपने धार्मिक विश्वास, उनकी अपनी परंपराएं, इन सब के आदान प्रदान को हम अनुवाद के माध्यम से देख सकते हैं। और भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जिन प्रमुख भारतीय भाषाओं की चर्चा है, उल्लेख है, 22 भाषाओं को हम राष्ट्र की भाषाओं के रूप में 8वीं अनुसूची में उल्लिखित देखते भी हैं। उनमें से सिंधी भाषा भी एक है। सिंधी भाषा में जो भी मौलिक और अनुदित साहित्य लिखा गया, उसका उद्देश्य था स्त्री शिक्षा, क्योंकि एक समय था जब हमारे यहाँ स्त्री शिक्षा उस तरह से उपलब्ध भी नहीं थी, अवसर भी नहीं थे और मानसिकता भी नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे भारत का विकास हुआ, आधुनिकीकरण हुआ, अपनी जड़ों से, अपनी परंपराओं से जुड़े रहकर भी भारतीय समाज ने, भारतीय नागरिकों ने स्त्री को उसके अधिकार से जोड़ा, उसे कर्तव्य परायण बनने के लिए अवसर उपलब्ध कराए। वह केवल घर की चारदीवारी की वस्तु नहीं रही, पढ़ लिख कर शिक्षा अर्जित करके ज्ञान में, विज्ञान में, तकनीक में, उद्योग में, प्रौद्योगिकी में, चिकित्सा में, मनोविज्ञान में, शिक्षा में, न जाने कितने क्षेत्रों में स्त्री शिक्षित हुई तो उसका प्रवेश भी हुआ। तो जो साहित्य सिंधी भाषा में लिखा गया, उसमें से स्त्री शिक्षा के महत्व को रेखांकित किया गया, बाल शिक्षा के महत्व को भी प्रचुर मात्रा में रेखांकित किया गया, प्रोत्साहित किया गया। वह जो बाल मजदूरी होती रही, उसके विरुद्ध स्वर बुलंद किया, मुखर किया और बचपन को शिक्षा अर्जित करने के लिए कैसे अवसर मिले, कैसे प्रेरित किया जाए, इस पर भी सिंधी भाषा में प्रचुर मात्रा में लिखा गया। समाज की तमाम विद्रूपताएं, कुरीतियां या बुराइयां, इनके निवारण के उपाय क्या हो सकते हैं, इनसे मुक्ति कैसे पाई जा सकती है, ये सब भी सिंधी भाषा के रचनाकारों ने, लेखकों ने, चाहे वो कवितात्मक हो या गद्यात्मक हो, कहानियां हो, उपन्यास हो, नाटक हो, जीवनियां हो, संस्मरण हो, इन सब के माध्यम से लेखन की एक सशक्त परंपरा को समाज के सामने प्रस्तुत किया। नैतिक और धार्मिक आदर्शों की पुनर्व्याख्या, पुनर्स्थापना, यह भी हमने देखा कि सिंधी भाषा के रचनाकारों ने निरंतर सतत लेखन के माध्यम से इस कार्य का निष्पादन किया। भारतीय परंपरा, भारतीय मूल्य, भारतीय आस्थाएं, भारतीय विश्वास, धर्म, दर्शन, इनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, इनकी पुनर्प्रतिष्ठा, इनकी पुनर्व्याख्या, इनका पुनर्प्रसारण कैसे किया जाए, इस पर भी सिंधी रचनाकारों ने प्रचुर मात्रा में चिंतन किया है। इसलिए पारंपरिक धार्मिक साहित्य हो, उसके प्रचार प्रसार का दायित्व निर्वाह हो, भारतीय पाठक वर्ग का मनोरंजन हो, इन सब के साथ साथ परस्पर ज्ञानवर्धन
इसकी भी कोशिश, इसका भी प्रयत्न या प्रयास ये सिंधी भाषा के लोगों ने, रचनाकारों ने किया है। सिंधी साहित्य की अलग अलग विधाओं के रूप में हम देखें, उनके अनुवाद हुए, लगातार हुए और अभी भी हो रहे हैं। सिंधी भाषा का इतिहास, सिंधी साहित्य का इतिहास ये तो लिखा ही गया, उनका भी अनुवाद हुआ, लेकिन सिंधी भाषा में लिखित महत्वपूर्ण संदर्भ सापेक्ष प्रासंगिक कहानियों के अनुवाद, उपन्यासों के अनुवाद, नाटकों के अनुवाद, रिचुअल्स या परंपराओं के अनुवाद, ये भी खूब हुए हैं। अब ऐसे तो बहुत बड़ी दुनिया है सिंधी हिंदी और हिंदी सिंधी अनुवाद की, लेकिन कुछ एक पर दृष्टि डालें तो कहानी, सिंधी भाषा में लिखित कहानी, उसने अपनी एक छवि, एक पहचान, अपना एक पाठक वर्ग खड़ा किया है, तैयार किया है। बहुत सी कहानियां जिनका सिंधी में और सिंधी से अनुवाद हुआ है। मुंशी नंदीराम द्वारा अनुदित एसएफ जू आखन्यू 1854 में अंग्रेजी के स्पस फेबल्स का अनुवाद 1854 में हम देख सकते हैं कि केवल हिंदी अंग्रेजी, अंग्रेजी हिंदी ही नहीं, केवल हिंदी सिंधी, सिंधी हिंदी ही नहीं, अंग्रेजी से सिंधी में और सिंधी से अंग्रेजी में अनुवाद की परंपरा भी मिलती है। गुरदासल कृपलानी द्वारा अनुदित बैताल पच्चीसी, जो कि 1890 में अनुदित हुई, और पंचतंत्र की कहानियाँ, जिन कहानियों ने भारतीय भाषाओं को, विश्व की भाषाओं को, वहाँ के अनुवादकों को, वहाँ के रचनाकारों को न केवल प्रेरित और आकृष्ट किया, अपितु लेखन की एक आधारशिला भी दी। सभा जो सिंगारू, इस शीर्षक से पंचतंत्र की कहानियाँ, इनको सभा जो सिंगारू शीर्षक से 1894 में हासाराम और शोभराज, ये दोनों सिंधी भाषा के प्रतिष्ठित रचनाकार हैं, इन्होंने अनुवाद किया। और पंचतंत्र जो महत्वपूर्ण कहानियों का संग्रह है, जिसमें मूल्यों की प्रतिष्ठा है, जिसमें सामाजिक मनोविज्ञान का अध्ययन है और प्रेरणा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, लगभग भारत की हर भाषा में और दुनिया की अनेक भाषाओं में पंचतंत्र का अनुवाद हुआ है, उसका स्वागत, अभिनंदन हुआ है। उससे प्रेरित होकर बहुत से धारावाहिक और सिनेमा की ओर हम देखें तो बहुत सारी पिक्चरें भी बनी हैं। इस तरह हासाराम और शोभराज ने पंचतंत्र का अनुवाद सिंधी भाषा में किया था। सिंधी में अनुवाद अगर हम देखें तो अनुदित उपन्यासों की भी एक श्रृंखला है। अंग्रेजी के जॉनसन के उपन्यास का अनुवाद रास लास 1668 में इस शीर्षक से साधु नवल राई और उधाराम धावरदास ने ये अनुवाद किया था। उधाराम धावरदास, जिन्होंने 1668 में लास शीर्षक से जॉनसन के महत्वपूर्ण उपन्यास का अनुवाद किया। सर वॉल्टर स्कॉट के अंग्रेजी उपन्यास, यह तालिस्मान का तिलस्म, हमारे यहाँ तिलस्मी उपन्यास लिखने की परंपरा भी प्रारंभिक काल में, द्विवेदी युग में विशेष रूप से चंद्रकांता संतति, चंद्रकांता या इस प्रकार के बहुत से, और उस युग में तिलस्मी कहानियाँ, तिलस्मी रोमांच, रहस्य आदि के उपन्यास, इसके लेखन और पठन की एक परंपरा विद्यमान थी। तो ऐसी रचनाओं के अनुवाद, जो कि कठिन काम है, लेकिन वो भी किया गया। 1891 में साधु हीरानंद ने तालिस्मान का तिलस्म नाम से अनुवाद किया। शुक
सतपति के उर्दू रूपांतर तोते नामा पर आधारित रचना का तोते नामों शीर्षक से 1862 में मुंशी उधाराम थावरदास ने ही अनुवाद किया था। हम जानते हैं कि उस जमाने में शुक और पिक, तोता और मैना की किस्से कहानियाँ या तोते को केंद्र में रखकर साहित्य सृजन की परंपरा, ये हिंदी में भी, भारतीय भाषाओं में भी प्रचुर मात्रा में मिलती है। बल्कि सूफी काव्य में तो तोते को गुरु के रूप में भी चित्रित किया गया है। तो तोते नामों शीर्ष से 1862 में मुंशी उधाराम थावरदास ने शुक सतपति के उर्दू रूपांतर का हिंदी में अनुवाद यानी सिंधी में अनुवाद किया। हाजी इमाम बख्श ने उर्दू से चहार दरवेश 1890 में, हातिम ताई 1894 में, अलिफ लैला 1898 में अनुवाद किया। इस शीर्षक से हुए अनुवाद इन्होंने बड़ी ख्याति अर्जित की। अलिफ लैला पर तो बहुत से मंचन भी हुए, नाटक, धारावाहिक, सिनेमा आदि, और हातिम ताई पर भी धारावाहिक बना। और एक विशेष प्रकार के वर्ग को इस तरह की रचनाओं ने, उनके मंचन ने, उनकी अभिनेयता ने आकृष्ट किया, विमुग्ध किया, और उनकी पठनीयता और दर्शनीयता निरंतर बढ़ती चली गई। सिंधी में नाटकों को भी प्रचुर मात्रा में सराहा गया, स्वीकारा गया, मौलिक सृजन भी हुआ और अनुवाद भी हुए। सिंधी भाषा में अनुवाद करने की नाटकीय प्रवृत्ति जो है, नाटक की के अनुवाद की वृत्ति जो है, संस्कृत के प्रतिष्ठित रचनाकार हर्ष के संस्कृत नाटक रत्नावली को 1888 में कोडोमल खिलनानी ने इसी शीर्षक से अनुवाद किया। जेठानंद शिलणदास ने 1894 में संस्कृत से नल दमयंती का अनुवाद सिंधी में किया था। नल दमयंती भी संस्कृत की एक प्रसिद्ध, बड़ी महत्वपूर्ण नाट्य रचना रही है। उसकी वस्तु ने, उसकी कथा तत्व ने अनेक लेखकों को प्रभावित किया है। लीलाराम वतनमल ने संस्कृत कृतियों में हरिश्चंद्र और रामायण, इनका भी अनुवाद किया। लीलाराम वतनमल ने, हम देख सकते हैं कि रामायण ने देश विदेश की अनेक रचनाओं को, रचनाकारों को प्रेरित और प्रभावित किया, और राजा हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व और कृतित्व से बहुत से कथा साहित्य की, नाट्य साहित्य की रचनाओं को प्रेरणा मिली। महाकवि कालिदास की संस्कृत में लिखी हुई रचना शकुंतला, जिसे अभिज्ञान शाकुंतलम के रूप में हम जानते हैं, उसका राजा लक्ष्मण दास ने हिंदी में भी अनुवाद किया। 1896 में मिर्जा कलीच बेग ने सिंधी भाषा में शकुंतला का अनुवाद किया, और कालिदास की इस रचना को जो ख्याति मिली, जो प्रसिद्धि मिली, वो वंदनीय थी। उन्होंने शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस को हुस्ना दिलदार नाम से सिंधी में अनुवाद किया। हुस्ना दिलदार, अब देख सकते हैं कि मर्चेंट ऑफ वेनिस के जो अनुवाद अलग अलग भाषाओं में हुए, कहीं तो वेनिस के सौदागर शीर्षक से अनुवाद हुए, एकाधिक ऐसे अनुवाद हमें मिलते हैं, और कहीं हिंदी में भारतेंदु हरिश्चंद्र दुर्लभ बंधु शीर्षक से इसका अनुवाद करते हैं, और दक्षिण भारत की भाषाओं में या देश की, भारत की अनेक अन्य भाषाओं में इस तरह के अनुवाद होते रहे। सिंधी अनुवाद में उसको हुस्ना दिलदार शीर्षक से प्रस्तुत किया गया। किंग लियर को शाह एलिया शीर्षक से सिंधी भाषा में अनुदित किया गया। इससे यह भी समझा जा सकता है कि अनुवादकों ने
अनुवाद करने के बाद रचनाओं के शीर्षक विषय वस्तु के आधार पर अपनी समझ से मौलिक शीर्षक भी दिए। उन्हें लगा कि शीर्षक अगर पूरी रचना के कथ्य का प्रतिनिधित्व करता है, पूरी रचना की विषय वस्तु को अभिव्यक्त करता है या प्रतीकात्मक रूप में उसका संस्पर्श करता है, तो उन्होंने ये छूट ली और शीर्षक बदल कर भी बहुत सी नाट्य रचनाएं, औपन्यासिक रचनाएं, कथात्मक रचनाएं इनको प्रस्तुत किया। शेक्सपियर हम जानते हैं कि अंग्रेजी के बड़े महत्वपूर्ण रचनाकार माने जाते हैं। उनके नाटकों ने हिंदी में भी न जाने कितने लेखकों को, कितने अनुवादकों को प्रेरित किया। हरिवंशराय बच्चन ने भी शेक्सपियर के नाटकों का अनुवाद किया, रांगे राघव ने भी खूब अनुवाद किए, मैथिलीशरण गुप्त ने भी अनुवाद किए, और भी एक बड़ी संख्या है। गणना करेंगे तो 50 से ज़्यादा रचनाकार ऐसे मिल जाएंगे, अनुवादक मिल जाएंगे, जिन्होंने शेक्सपियर की प्रसिद्ध रचनाओं के हिंदी में, भारतीय भाषाओं में अनुवाद किए और उनका पठनीयता की दृष्टि से भी अभिवादन और अभिनंदन होता रहा। इसलिए चाहे शेक्सपियर हों या अंग्रेजी के दूसरे बड़े प्रतिष्ठित कवि और गद्यकार हों, नाटककार हों, उपन्यासकार हों, उनके अनुवाद भी प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। इस्लाम धर्म के लगभग 50 ग्रंथ अरबी फारसी से सिंधी में अनुदित हुए। अरबी और फारसी मध्यकालीन भारत में हम जानते हैं कि बड़ी प्रचलित भाषाएं, प्रयोग अनुप्रयोग की भाषाएं रही हैं, शासन प्रशासन की भाषाएं रही हैं। लगभग 400-500 वर्ष तक पर्शियन में ही भारतवर्ष में मुगल शासकों द्वारा समस्त कार्यों का निष्पादन होता रहा। तो ऐसे में जैसे उमर खय्याम की रुबाइयों का अनुवाद हरिवंशराय बच्चन ने भले ही प्रकारांतर से किया, अंग्रेजी से किया, लेकिन किया। और भी बहुत से रचनाकारों ने रुबाइयात उमर खय्याम के हिंदी में सीधे या प्रकारांतर से अनुवाद किए। अनेक अरबी फारसी की रचनाकारों के अनुवाद भारतीय भाषाओं में होते रहे। सिंधी में भी इस प्रकार के अनुवादों को हम देख सकते हैं। 20वीं सदी में सिंधी साहित्य में अनुदित रचनाओं के जो प्रमुख विषय थे, उनमें राष्ट्रीय चेतना को जागृत करना एक विषय था। हम जानते हैं कि 20वीं शताब्दी निश्चित रूप से आज़ादी का 1947 से पहले का जो समय था, जिसको हम आधुनिक काल का प्रारंभ मानते हैं, शुभारंभ मानते हैं, उनमें राष्ट्रीय चेतना, स्वातंत्र बोध, भारत की गौरवशाली अतीत परंपरा, हमारे राष्ट्र नायक, इस तरह की रचना धर्मिता बड़ी संख्या में हमें मिलती है। तो सिंधी भाषा में भी जो मौलिक सृजन हुआ और जिस प्रकार की रचनाओं को अनुवाद के लिए चुना गया, उसमें मुख्य रूप से राष्ट्रीय चेतना, इसको जागृत करना, भारतवासियों के मनोमस्तिष्क में, युवाओं, बच्चों, स्त्रियों, पुरुषों, वृद्धों के मन में ये स्वप्न एक बीज की तरह बोया गया कि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, और इस राष्ट्र को हमें पराधीनता से मुक्त कराना है। इस राष्ट्र की सांस्कृतिक धरोहर के लिए हम अपने को न्योछावर कर दें, प्रस्तुत कर दें। इस सांस्कृतिक विरासत को कैसे हम प्रचारित प्रसारित करें, कैसे हम उसकी रक्षा करें, इन सब को सिंधी भाषा के रचनाकारों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से संचरित किया।
हिंदू मुस्लिम एकता पर भी सिंधी भाषा में लिखित साहित्य ने प्रचुर मात्रा में बल दिया, क्योंकि सिंधी के पाठक, सिंधी के ग्राहक हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे। सिंध प्रदेश में तो विशेष रूप से दोनों प्रकार के पाठक थे, और आज भी हमारे देश में सिंधी में लिखित पुरानी नई रचनाओं के अध्येता, उनके पाठक दोनों ही वर्गों से हमें मिलते हैं। भारतीय संस्कृति का आखान भी, उसकी पुनर्व्याख्या, पुनर्प्रतिष्ठा भी, और उसके अंतर्गत निहित कथा साहित्य की, कहानियों की पुनर्प्रस्तुति भी सिंधी के रचनाकारों ने की है। इसलिए मध्यकालीन भारतीय वीरों की गाथाएं, कथाएं, बहुत से सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन की चिंता, ये भी सिंधी साहित्य में और अनुदित साहित्य में मिलती है। सिंधी में बंगला भाषा से शरतचंद्र का अनुवाद हुआ, रविन्द्रनाथ ठाकुर का अनुवाद हुआ, और हिंदी लेखकों में देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों का, जिसमें विशेष रूप से चंद्रकांता संतति, जिस पर दूरदर्शन के लिए धारावाहिक बना, बड़ा लोकप्रिय भी हुआ, भूतनाथ का अनुवाद हुआ, प्रेमचंद के उपन्यासों का, सुदर्शन अश्क के उपन्यासों का, यशपाल के उपन्यासों का, ऐसी कथात्मक अनेक रचनाओं के सिंधी में अनुवाद हुए। आगा हश्र के कई नाटक सिंधी में अनुदित हुए। उर्दू भाषा के लेखकों में कृष्ण चंदर, ख्वाजा अहमद अब्बास और सादत हसन मंटो, इनकी भी बहुत सी रचनाओं के सिंधी में अनुवाद होते रहे। कह सकते हैं कि सिंधी अनुवादकों में यह प्रवृत्ति काव्य और कथा साहित्य की, अनुवाद की बड़ी मात्रा में हमें मिलती है, और बहुत से मौलिक ग्रंथों के भावानुवाद पर सिंधी के अनुवादकों ने, सिंधी भाषा के ज्ञाताओं ने बल दिया, और निश्चित रूप से सिंधी भाषा को इस दृष्टि से समृद्ध भी किया, संपन्न भी किया। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।